नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि भाई मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई ये नया जो लॉ है वो किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, किस लैंग्वेज में आप लोगों के साथ इसके जो नोट्स हैं वो सब चीज़ें शेयर किया जाए। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि हिंदी लैंग्वेज में इस चीज़ को प्रीफर किया जाए। ठीक है, तो लेके आ चुके हैं हम लोग हिंदी का नोट्स। और इसी के साथ वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके और ये जो ऑल का ऑप्शन होता है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ नए लेक्चर सीरीज़ का तो आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो आपके चाहे सेमेस्टर में हो गया या फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग समझेंगे कि जो क्राइम है वो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ये भारतीय न्याय संहिता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में उसका उद्देश्य, क्यों वो रिपील किया गया, उसको क्यों बदलाव किया गया, वो समझेंगे। इसके साथ में डिफिनीसन को, क्राइम क्या होता है, क्योंकि जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्राइम क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, उसका क्राइम का नेचर क्या होता है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ क्राइम है, उसके बाद एलिमेंट ऑफ क्राइम है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है आपके जो भी सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर कवर अप करने का हम प्रयास करेंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बीएनएस को जो भी है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे बहुत ही जल्द, और बहुत ही ईजी वे में इस चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखिएगा, और लाइक कमेंट जो भी है, जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करिएगा, और अगला जो लेक्चर सीरीज है और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, जानते हैं कि क्या होता है क्राइम। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट इससे पहले एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्राइम को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इससे पहले एक हिस्ट्री वाला पार्ट भी होता है। ठीक है, हिस्ट्री वाला पार्ट भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री वाला पार्ट एक बार आप लोग कवर अप कर लीजिएगा, उसके बाद में भी आप ये पढ़ेंगे तो चलेगा। क्योंकि हिस्ट्री वाला पार्ट बेसिकली वैसे काफ़ी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन काफ़ी समय आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी कवर अप करा देंगे, नहीं तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं नॉर्मली जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, वो क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो सबसे पहले हम लोगों का क्या था, आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड था। इंडियन पीनल कोड को ही यहाँ पर जो है उसको रिपील किया गया है, और रिपील करके उसके बाद में क्या हम लोगों का बन गया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग में पता है कि पहले क्या था, आईपीसी। ठीक है, पहले क्या था, आईपीसी, और आईपीसी को ही कन्वर्ट करके अभी आ गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, वही चीज़ यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखी गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके उद्देश्य को समझते हैं, आखिर ये क्यों चेंज हुआ। तो दोस्तों सबसे पहला इसका मेन उद्देश्य था कंसोलिडेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने अभी इंग्लिश में लिखा है, आगे सब हिंदी में यहाँ पर है, कोई दिक्कत आप मत लीजिएगा, बस इसको यहाँ तक इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए। क्योंकि थोड़ा मैं उस समय कन्वर्ट कर रहा था तो मैं सोचा कि जो मोटे मोटे जो वर्ड हैं वो उसको इसी में लिख दे, लेकिन बस मैंने बाद में फिर उसके बाद में मैंने चेंजेस कर दिए, सब कुछ ही इंग्लिश में रहेगा, केवल स्टार्टिंग का जो वर्ड है, जैसे कि ये सब जो वर्ड होते हैं ना, तो ये सब क्या होते हैं कि हिंदी में इंग्लिश में पढ़ने में वो उसके जो अर्थ होते हैं थोड़ा अलग हो जाते हैं, तो इंग्लिश में इसको पढ़ना बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो चीज़ इंग्लिश में बेटर है उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। जैसे टी के गोपालन, तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा इसमें इंग्लिश आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा ही। ये नाम है बेंथम, तो बहुत सारे लोग हिंदी में बेथम इस तरीके से उच्चारण में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो इसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं उसको हम लोग इंग्लिश में ही देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप इतना माइंड मत करिएगा कि इसको आप क्यों हिंदी में इंग्लिश में लिखे हैं ऐसा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, बाकी आगे के जो भी नोट्स रहेंगे ज़्यादातर उसको हिंदी में ही प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या था। तो बीएनएस लाने का क्या उद्देश्य था। तो बीएनएस को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बीएनएस है वो क्या नाम है, आईपीसी को रिपील करके आया है। ठीक है, और उसके बाद में इसका लाने का दो उद्देश्य था, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है। पहला उसको कंसोलिडेट करना था, कंसोलिडेट मतलब एकत्रित करना था, बहुत सारे जो
सेक्शन थे वो इधर उधर थे, कुछ सेक्शन यहाँ पे थे, कुछ सेक्शन यहाँ पे थे, कुछ सेक्शन यहाँ पे थे, बहुत सारे अमेंडमेंट भी हो गए थे। तो उसमें जैसे क्या नाम है 60AB ऐसा, मतलब बहुत सारे जो सेक्शन थे ऐसे ऐसे करके उसमें हो गए थे। तो उसको यहाँ पर कंसोलिडेट करके उसके बाद में सभी सेक्शन को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया गया है। और थोड़ा सा सिंपल, जैसे कि 99 में क्या नाम है और 100 में यहाँ पर ये जो मर्डर से संबंधित जो अपराध हैं यहाँ पर उसको लेकर कर रख दिया गया है। तो ऐसे मतलब उसको कंसोलिडेट कर दिया है, एक जगह लगा करके एकत्रित कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डिफिनीसन को भी काफ़ी अच्छे से उसको बता दिया गया है A to Z के मतलब A से Z के टाइप में, ठीक है। पहले A वाले जो भी डिफिनीसन आएंगे, फिर B वाले जो भी डिफिनीसन मतलब शुरुआती के जो वर्ड है उसके हिसाब से, फिर C वाले। तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से उस चीज़ को किया गया है और कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो नए एज के अनुसार, नए समय के अनुसार बदलाव भी ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हम लोग मॉडर्न युग में तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से बदलाव भी ज़रूरी है। तो कंसोलिडेट किया है उन्होंने और उसके बाद में अमेंड किया है कुछ प्रोविज़न को रिलेटिंग टू द ऑफेंस, ठीक है। अपराध से संबंधित कुछ जो क्या नाम है मतलब प्रोविज़न है, ठीक है, उसको भी उन्होंने क्या है, अपराध के जो भी प्रोविज़न है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आपको समझना चाहिए कि जो अपराध के कुछ सेक्शंस हैं उनमें भी परिवर्तन करने के लिए ये सब चीज़ें किया गया है। तो बेसिकली दो इसका मोटा मोटा उद्देश्य था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं घुसेंगे और यहाँ से उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो बेसिक आपको पता हो गया कि भाई भारतीय न्याय संहिता, ठीक है क्या, ठीक है। और उसके बाद में वो IPC को रिपील करके आया हुआ है और उसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया, बस इतना इसमें आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और चलिए बेसिक डिफिनीसन से काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप लोगों का एग्ज़ाम में आता है। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो डिफिनीशंस हैं, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिफिनीशंस जो ये सब आते हैं, ठीक है, वो डिफिनीशन लिखने पे आप लोगों का नंबर बढ़ता है। जैसे कि ये जो केस वाला डिफिनीशन है, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा जो एग्जामिनर उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। आप चाहे तो जो मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो जुडिशरी में आता है उसमें भी ये डिफिनीशन डाल सकते हैं, ठीक है। और ये डिफिनीशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और ये चीज़ें आप लोगों की जो भी मार्क्स हैं उसको इंगेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार डिफिनीशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो डिफिनीशन यहाँ पर शुरू से हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आ गया डिफिनीशन फर्स्ट, ठीक है। रूसिल का ये डिफिनीशन है और इन्होंने क्या किया है, अपराध को परिभाषित किया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अपराध को परिभाषित करना एक ऐसा कार्य है जिसे अभी तक किसी भी लेखक द्वारा, ठीक है, इनका कहना है कि जो अपराध का जो परिभाषा है वो अभी भी किसी भी लेखक द्वारा संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया गया है, ठीक है। तो इनका मानना ये है कि अभी जितने भी ये क्या नाम है वो हुए हैं ऑथर, उन्होंने सही से जो भी डिफिनीशन है वो उसका नहीं दे पाया है ये क्राइम का, ठीक है। इनका ये मानना है। कौन थे ये? रूसल। बट उन्होंने अपना भी एक परिभाषा दिया है जो कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये इनका डिफिनीशन है। तो मैं ये अभी ऐसा कर दे रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा तो नोट्स में आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं समझाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर रूसल ने अपना क्या परिभाषा दिया है, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना कि रूसल ने कहा है कि भाई जो किसी भी लेखक के द्वारा संतोषजनक ढंग से अपराध की जो परिभाषा है वो सही तरीके से नहीं दी गई है, ठीक है। सब लोग अपना अपना दिए हैं, लेकिन सही जो तरीका है कि मतलब उसमें सब चीज़ें कवर हो जाए अपराध की चीज़ें, वो किसी के द्वारा अभी तक ऐसा कर सका नहीं गया है, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना था। अब इन्होंने अपने हिसाब से अपना क्राइम का डिफिनीशन ये दिया है। इनका मानना है कि एक ऐसा कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, निषिद्ध मतलब कि रोका गया हो, ठीक है, रोका जाना, रोका है। और समाज के नैतिक भावनाएं, ठीक है, जो मोरल है, मतलब कि ये नहीं करना है। जैसे समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता को नहीं मारना है, ठीक है, माता जी का सम्मान करना है। तो ये जो मोरल्स हैं, ठीक है, तो ये सब जी चीज़ें जो मोरल्स हैं उनको भावनाओं के विरुद्ध होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को अपराध इनके अनुसार कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार साथ में हम लोग पढ़ते हैं। एक ऐसा कार्य जो कानून द्वारा निषिद्ध है और समाज के नैतिक भावनाओं के विरुद्ध है, ठीक है। दोनों चीज़ें जो कानून के द्वारा भी निरुद्ध है और नैतिक भावनाओं के भी विरुद्ध है,
उसको ही इन्होंने क्या बोला है, अपराध की श्रेणी में रखा है। इनके अनुसार अपराध क्या है, जो नैतिक भावनाओं के विरुद्ध है और जो कानून द्वारा निषिद्ध है, दोनों चीज़ें इन्होंने कवर किया है। तो वैसे पे इनका यहाँ पर चाहे तो बहुत सारे लोग इनको अपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि नैतिक भावनाएं यहाँ पर अब नए युग में वो कवर अप नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो बेसिक आप इनका लिखिएगा, बाकी नए उसके अनुसार बता रहा हूँ कि नैतिक जो भावनाएं हैं वो कानून में अब कवर अप ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ उसका इफेक्ट रहता है। बहुत सारे अभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये आप ज़रूर लिखेगा, ये डिफिनीशन में आप लिखेंगे। सब लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सबका नाम डाल के लिखते हैं। ठीक है, आप अगर केस के अनुसार भी लिखेंगे, केस का डाल करके लिखेंगे कि भाई इस केस में ऐसा कहा गया था, तो हाँ लोग एग्जामिनर बोलेगा कि भाई हाँ लड़का कुछ पढ़ा है, अच्छे से रिसर्च किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपराध एक ऐसा कार्य है जो करने वाले को कानूनी दंड के अधीन करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो कोई अपराध करता है। ठीक है, अपराध उसने कोई क्राइम यहाँ पर किया, तो वो क्या कर देगा, वो कोई कानून, कोई लॉ के वो अधीन कर देगा। ठीक है, उसको कवर कर लेगा लॉ। ठीक है, एक आदमी कोई अपराध किया, उसके बाद में वो अपराध को लॉ ने कवर कर लिया, तो जो कवर किया वही उन्होंने बोला कि यही अपराध है। तो यहाँ पर उनका जो डिफिनीशन है कुछ इस टाइप में है। ठीक है, बाकी एक बार आप भी पढ़ के समझ लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या नाम है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक पीढ़ी में जो अपराध नहीं है वह दूसरे पीढ़ी में अपराध हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अभी कोई चीज़, मान लीजिए अभी यहाँ पर किसी को, जैसे इस समय के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से अगर हम नॉर्मली किसी व्यक्ति को एक तमाचा मार देते हैं, तो इस समय के अनुसार बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है कि क्या नाम है, उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती, नॉर्मली अभी इसमें पनिशेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे चल करके ये क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई पनिशेबल भी हो सकता है। और इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक्ट, ठीक है, जैसे कि किसी के घर के बगल में पेशाब कर देना, तो इस तरीके की चीज़ें अभी इस समय पनिशेबल मान लीजिए अभी ना हो, लेकिन भविष्य में ये चीज़ें हो सकती है। तो वही चीज़ें बोला जा रहा है, एक पीढ़ी में जो अपराध नहीं है और दूसरे पीढ़ी में अपराध हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जिस तरीके से कानून का डेवलपमेंट होगा तो आगे चल करके वो अपराध की कैटेगरी में आ भी सकता है। तो यही चीज़ें इसमें कहा गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है। इसी तरीके से नैतिक मूल्य भी समाज दर समाज बदलते हैं। एक समाज में जो नैतिक रूप से गलत, ठीक है, गलत हो सकता है और दूसरे समाज में गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अब जैसे कि यहाँ पर इंडिया वेस्टर्न कल्चर की बात कर लें, तो यहाँ पर मतलब भारतीय जो लोग हैं वो मानते हैं कि भाई औरतें हैं उसको साड़ी प्रॉपरली पहनना चाहिए, ये वो, और बाकी वेस्टर्न कल्चर में बोला जाता है कि भाई वो कुछ भी पहन सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि एक जगह नैतिक मूल्य भी समाज दर समाज बदलते हैं। एक समाज में नैतिक रूप से कोई चीज़ें गलत हो सकती हैं, दूसरे समाज में वह गलत नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ें मैंने बताया कि यहाँ पर साड़ी पहनना बोला जाता है कि भाई साड़ी पहनो, नहीं पहनोगे तो वो एक अपराध की दृष्टि से देखा जाता है कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, बाकी दूसरे जगह ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बेफिक्र छूट है, अपना जिस तरीके से उनको पहनना है, घूमना है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर क्या नाम है, बहुत सारी शादियाँ भी अलाउ है वेस्टर्न वाले में। ठीक है, और वो कितनी भी बार डिवोर्स ले सकती हैं, कितनी भी बार शादी कर सकती हैं, लेकिन भारत में एक बार शादी होती है, उसके बाद में डिवोर्स तो बहुत नॉट ईजी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें है कि भाई जैसे समाज दर समाज जो कानून है वो बदलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक समाज में जो कानून है वो दूसरे समाज में भी सेम अप्लाई हो। तो वही चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग ये जो पॉइंट है भले ही छोटे में लिखे हैं, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो बहुत गहरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी कारण अपराध की यह बदलती प्रकृति और विषय वस्तु को सटीक परिभाषा करने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वही बात है कि क्यों लोग अभी तक अपराध को सही से डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो उसका कारण यही है। क्या कारण है? यही दो कारण है, क्योंकि अपराध पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलती रहती है, और उसमें क्या है, जो भी नैतिक है, ठीक है, वो समाज दर समाज भी बदल जाते हैं।
तो कोई चीज़ कहीं पर अपराध हो सकता है, कोई चीज़ कहीं पर अपराध नहीं हो सकता है। इसीलिए सटीक परिभाषा यहाँ पर देने में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, यही चीज़ इसमें कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेंथम का क्या मानना है। बेंथम काफ़ी फेमस है, इनका ध्यान रखिएगा। अपराध वह है जिसे विधानमंडल ने अच्छे आचरण या बुरे कारणों से प्रतिबंधित किया हो। ठीक है, तो मतलब कि कोई लेजिस्लेचर है, मतलब कानून बनाने वाली कोई वो है संस्था है, उसने कानून कोई बना करके बताया है कि भाई ये अच्छा आचरण है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इनका मानना ये है। तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है अच्छे और गलत में, और उसके बाद में उसमें प्रतिबंध लगाया भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इस तरीके से इनका मानना विधानमंडल ने अच्छे आचरण या बुरे आचरण बुरे कारणों से प्रतिबंधित किया हो। ठीक है, इस तरीके का इनका मानना है। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक स्टोन क्या कह रहे हैं। अपराध वह कार्य है जो किसी सार्वजनिक कानून के उल्लंघन में किया जाता है। तो इनका मानना है कोई एक क्या नाम है सार्वजनिक कानून है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, जो पब्लिक क्या नाम है कोई कानून का, मान लीजिए लॉ है, वो हर एक आदमी पर अप्लाई हो रहा है, सार्वजनिक है। ठीक है, हर एक आदमी पर समान रूप से अप्लाई हो रहा है। तो इनका यही मानना है कि जो सार्वजनिक रूप से यह कोई कानून है, सार्वजनिक रूप से कोई लॉ है, वो सब पर अप्लाई कर रहा है, और उसका कोई अगर उल्लंघन करता है या छोड़ जाता है मतलब कि उसको उस लॉ को तोड़ता है इस तरीके से, तो उसे प्रतिबंधित या आदेशित करता है। तो अगर इस तरीके से वो काम करेगा तो यह लॉ करेगा, उसको वो प्रतिबंधित कर देगा, रोक देगा, या उसको कोई ऑर्डर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका मानना है। कहने का मतलब यही है कि कोई उसका उल्लंघन करेगा या फिर उससे आगे जाने का प्रयास करेगा तो उसको रोकेगा या फिर कोई दंड का आदेश देगा। इस तरीके की चीज़ें आएंगी ब्लैक स्टोन के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टीफन के अनुसार समझते हैं। स्टीफन क्या कह रहे हैं। अपराध एक अधिकार का उल्लंघन है। कोई आपका अधिकार था, उसका उल्लंघन हो गया। जैसे कि एक आदमी था, उसका अधिकार है कि भाई वह फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकता है चारों तरफ। ठीक है, और इस पर क्या है कि किसी आदमी ने क्या है यहाँ पर उसको जेल में बंद कर दिया, घर में बंद कर दिया, तो ये प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो इनका कहने का यही मतलब है कि कोई अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है, जिसे बड़े पैमाने पर समुदाय के संबंध में ऐसे उल्लंघनों की बुरी प्रवृत्ति के संदर्भ में माना जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे लोगों की एक भावना होती है कि भाई एक आदमी है, उसको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा है, एक आदमी को घर से निकलने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये गंदा काम है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग एक चीज़ को सही या गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो जो सही ठहरा रहे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत ठहरा रहे हैं, ठीक है भाई ये चीज़ वो गलत कर रहा है, वही चीज़ अपराध है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है इनका कि किसी का कोई अधिकार था, उसका उल्लंघन हो गया, और एक बड़े पैमाने पर जो समुदाय का मानना है कि भाई ये जो चीज़ कर रहा है आदमी वो गलत कर रहा है, ऐसा चीज़ें उसके साथ उसको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा इनका मानना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्टिन का देखते हैं, काफ़ी फेमस है ये भी। जो गलत कार्य संप्रभु या उसके अधीनस्थों द्वारा किया जाता है वह अपराध है। ठीक है, तो ये संप्रभु मतलब सॉवरेन अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। संप्रभु मतलब जैसे कि इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ठीक है, वो संप्रभु है। ठीक है, तो ये जो उनका मानना ये है कि कोई संप्रभु है, कोई अथॉरिटी है, ठीक है, कोई अथॉरिटी है, उनका द्वारा जो भी कार्य बताया गया है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, उनके द्वारा कोई काम उन्होंने प्रतिबंधित किया है, और अगर इस काम को कोई आदमी कर रहा है, ठीक है, इस काम को जिसको प्रतिबंधित किया है, इस आदमी इसको कोई कर रहा है, तो वो यहाँ पर अपराध की कैटेगरी में काम कर रहा है, इनका ये मानना है। ठीक है, तो इनका एक थ्योरी भी है संप्रभु, आप जब पढ़ेंगे आइंस्टीन थ्योरी तो उसमें आप इस चीज़ को और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत में आता है। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि कोई सॉवरेन अथॉरिटी है, कोई ऐसी पावरफुल संस्था है जिसने कोई चीज़ बोला है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, और कोई आदमी वो चीज़ कर रहा है तो वो अपराध कर रहा है। ठीक है, वो अपराध कर रहा है या फिर उसे अपराधी की कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केने के अनुसार
ठीक है। अपराध एक ऐसा गलत कार्य है, इनका मानना है कि एक ऐसा गलत कार्य है जिसकी सज़ा दंडात्मक होती है। ठीक है, दंडात्मक मतलब दंड उसको मिलेगा और किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा क्षमा योग्य नहीं होता है। मतलब कोई नॉर्मल आदमी उसको क्षमा उमा नहीं करेगा। गलत कार्य है और अगर वो काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा, लेकिन निजी आदमी मतलब प्रश्न कोई किसी, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी दूसरे आदमी का उन्होंने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो मर्डर कर दिया तो उसके फैमिली वाले इसको चाहें भाई इसने मर्डर किया है तो इसको हम क्षमा कर दें, तो वो नहीं कर सकता। तो यही चीज़ कर रहा है कि निजी आदमी वो नहीं कर सकता। लेकिन यदि क्षमा योग्य होती भी है तो केवल राजशाही, इनका ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, राजशाही द्वारा ही क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, राजशाही मतलब कि कोई राजा होगा, कोई सुपीरियर अथॉरिटी होगी, केवल वही उस चीज़ को क्षमा कर सकती है या फिर दंड दे सकती है। ठीक है, तो इनका मानना ये है, जैसे कि भारत में जो भी हमारे राष्ट्रपति साहब हैं उनके पास पावर है कि भाई वो क्षमादान दे सकते हैं। तो ये इनका थोड़ा उस तरीके से मोटा मोटा मिल रहा है। बाकी राजशाही का जो वर्ड है उसको अगर कंसीडर किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलर के अनुसार क्या है, अब इनका मानना है कि अपराध किसी कार्य का किया जाना या ना किया जाना है। ठीक है, कोई एक्ट है, कोई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, जिसे विधि द्वारा निष्पादित किया जाता है। ठीक है, कोई कानून है उसको गवर्न कर रही है, लेके चल रही है भाई इसको करना है नहीं करना है, या राज्य द्वारा अपने नाम से कार्यवाही करके दंड दिए जाने की पीड़ा के साथ आदेश दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि या तो कोई एक्ट है, कोई लॉ है, वो बोल रही है कि भाई आपको ये काम करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, कोई लॉ है तो बोल रही है आपको ये चीज़ करना है या फिर नहीं करना है, या फिर ये बोल रहे हैं कि जो राज्य द्वारा अपने नाम से कार्यवाही करके दंड दिए जाने की पीड़ा के साथ आदेश दिया था। ठीक है, या फिर कोई राज्य है, ठीक है, स्टेट है कोई, ठीक है, वो क्या कर रही है, मतलब कि उसको अप्लाई करके लोगों को दंड दे रही है। ठीक है, इसको अप्लाई करके लोगों को क्या कर रही है, दंड दे रही है, पनिशमेंट, उसको क्या नाम है यहाँ पर, पनिशमेंट की यहाँ पर जो पीड़ा शब्द है वो पनिशमेंट से ही है, पीड़ा का आदेश दिया जाता है। तो इस तरीके से इनका मानना है कि भाई जो थोड़ा सा अजीब सा इनका डिफिनीसन है, देख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी मोटा मोटा आप याद रखिएगा। तो ये सब डिफिनीसन है, तो इससे आपको एक ये जो आपने डिफिनीसन पढ़ा, वैसे तो आपको अपराध की परिभाषा वैसे नॉर्मली समझ में आ जाएगा अपराध क्या है, लेकिन जब आप ये सब जो चीज़ें इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इससे क्या होता है कि भाई अपराध क्या है वो चीज़ें आपको पता चलती है। इसमें एग्जैक्ट किसी में डिफिनीसन नहीं है, लेकिन इससे आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अपराध एक्चुअल में आखिर होता क्या है। वो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा, भाई हाँ ये अपराध है। ठीक है, तो चलिए नेचर ऑफ क्राइम को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह नेचर ऑफ क्राइम देखने को नहीं मिलता है बहुत सारे नोट्स में, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया, तो इसके लिए यहाँ पर इसको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अपराध समाज के विरुद्ध एक गलत कार्य है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बेसिकली हमको समझना है, अपराध जो होता है वो समाज के विरुद्ध, सोसाइटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो क्या नाम है उसका मर्डर हो गया, ठीक है, ये मर गया, तो क्या होता है जो आजू बाजू के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, बहुत सदमे में आ जाते हैं, भाई किसने मार दिया, किसने मार दिया, किसने मारा है। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि समाज के विरुद्ध होता है, गलत कार्य है। यह सामाजिक चेतना को झकझोरता है, मतलब कि यार बताओ देखो हम लोग यहाँ पे हैं, यहीं मर्डर हो गया और हम लोग यहाँ पर सिक्योर नहीं, अब तो बचा के निकलना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें, और समाज में सुरक्षा की भावना को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वही तो मैं बताऊँ कि भाई जब एक जगह कहीं पर मर्डर हो जाता है तो लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में आ जाते हैं, भाई क्या हो गया, क्या चीज़ें घटित हो गई, मैं सिक्योर नहीं हूँ क्या यहाँ पे। ठीक है, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें लोगों के अंतर्गत आ जाती हैं, उनकी जो मतलब मानसिक जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा इस तरीके से बिगड़ जाती है, और उसके बाद में वो अपने आप को सिक्योर करने का ज़्यादातर प्रयास करते हैं, और ये भी करते हैं कि भाई कम से कम ये चीज़ें हों। ठीक है, तो यही कारण है कि राज्य, ठीक है, राज्य किसी भी आपराधी मामले में मुख्य अभियोजक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को शायद पता होगी कि अगर मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है तो यहाँ पर जो एक पार्टी होगी वो स्टेट होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने बहुत सारे जो केस लॉज भी देखे होंगे, उसमें लिखा होता है कि मोहन बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ ये वो, ऐसे इस तरीके से होता है। तो यही चीज़ें कहा जा रहा है कि दूसरा जो पार्टी होता है वो क्या होता है, स्टेट ही होता है, क्योंकि यह समाज के विरुद्ध होता है, इसके लिए वो स्टेट सामने आकर के अपराध को उसको कंट्रोल करने का ट्राई करता है। ठीक है, अपराधी को न्याय के कटघरे में लाना और समाज में शांति सुनिश्चित करना ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये ड्यूटी है राज्य की कि जो भी अपराध कर रहा है, ठीक है, उस अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा करे और उसको सज़ा दिलाए। ठीक है, और उसके बाद में फिर से ये जो सोसाइटी है, इसमें क्या करे, शांति व्यवस्था स्थापित करे। ठीक है, तो ये स्टेट का काम है। राज्य से यह अपेक्षा की जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पास एक कुशल कानून व्यवस्था तंत्र, ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, कुशल कानून व्यवस्था तंत्र, ठीक है, हो, ताकि लोग बिना किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए शांतिपूर्ण जीवन जी सके। तो बेसिकली ये सब कानून किस लिए बना है, इसीलिए बना है कि भाई जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जी सके, कोई किसी को हार्म ना पहुंचाए, कोई किसी के साथ गलत ना करे। ठीक है, कोई किसी देख लीजिए यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, दूसरा संपत्ति है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ है इसको आपको ध्यान रखना है, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी पर्सनल, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, इसके व्यक्ति के अंतर्गत में उसके साथ उसकी जो संपत्ति है वो भी आ जाएगी, और उसके जो भी फैमिली हैं, ठीक है, सदस्य जो भी और भी हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर कवर अप होते हैं। अभी आप आईपीसी में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब कि प्राइवेट डिफेंस में ये चीज़ें आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, कि क्या नाम है, कब कोई व्यक्ति अपने पर्सनल डिफेंस में किसी की हत्या कर सकता है। ठीक है, तो संपत्ति के रिलेटेड भी उसमें दिया गया है, तो वो सब चीज़ें आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, और लेकिन अपने व्यक्तिगत उसकी जो भी पर्सनल सुरक्षा है वो हो, और उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। एलिमेंट ऑफ क्राइम को पढ़ लेते हैं, यानी कि इसके क्या प्रमुख तत्व हैं क्राइम के। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जाती हैं कि क्राइम को बताइए और उसके एलिमेंट को बताइए। ठीक है, और उसके एलिमेंट को आपको डिस्क्राइब भी करना होता है, तो एलिमेंट को मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग उसमें डिस्क्राइब कर लीजिएगा। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसको आपको प्रॉपर उसको नोट्स में आपको बताएंगे, जैसे कि ये एक्टस रिया एंड मेंस रिया। ठीक है, और क्या होता है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी हम लोग इसको समझ लेंगे, एक्टस रिया एंड मेंस रिया। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखा जाए तो यहाँ पर अपराध के एलिमेंट में मुख्यतः दो एलिमेंट होते हैं, मुख्यतः। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः दो एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ें होना चाहिए गलत कार्य। ठीक है, गलत कार्य होना चाहिए। गलत कार्य करने का मतलब कि कोई आदमी है, किसी आदमी को क्या नाम है मर्डर करेगा, तो वो क्या नाम है कोई चाकू छुरी या फिर कुछ चीज़ें से तो करेगा ही, कोई योजना बनाएगा, कोई चीज़ करेगा, कोई एक्ट करेगा। ठीक है, करने का वही मतलब है कि कोई कार्य आखिरकार होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसी को इंग्लिश बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। ठीक है, बहुत सारे आप अगर कॉलेज में जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाएगा कि भाई रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, तो वो यही चीज़ें हैं, गलत कार्य ही। ठीक है, और इसको लाइटिंग मैगजीन में बोला जाता है एक्टस रिया, यानी कि गलत कार्य। ठीक है, तो सबका मतलब एक ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला क्या होना चाहिए, गलत कार्य होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, इरादे। जो इरादा है, इरादा मतलब कि आपका इंटेंशन। जैसे कि आदमी क्या होता है कि जैसे कि उसका ये मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, ये उसके थॉट में एक विजुअलाइजेशन है कि भाई हमको इस आदमी की हत्या करनी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर इरादे में आ जाती है कि उसका एक रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए, ये उसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें उसके माइंड में चल रही है कि भाई उसकी हमको हत्या करनी है। ठीक है, तो ये रॉन्गफुल इंटेंशन हो गया। जो रॉन्गफुल इंटेंशन है उसको हिंदी में गलत इरादा भी बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको रॉन्गफुल इंटेंशन बोल लीजिए, नहीं तो लाइटिंग मैगजीन में उसको बोला जाता है मेंस रिया। ठीक है, तो बात सब एक ही है, बस यहाँ पर आपको समझने की बात है। ठीक है, तो आदमी की जो गलत सोच होती है, गलत इरादा होता है, वो मेंस रिया के अंतर्गत कवर होता है,
और जो क्या नाम है गलत कार्य है वो एक्टसरिया के अंतर्गत कवर होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, यह पॉइंट हमेशा आपको जब भी आप क्राइम पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्टसरिया, मेंसरिया, इसी के बेस पे आगे की चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किस तरीके के क्या नाम है यहाँ पर प्रावधान लगेंगे, किस तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप जब एग्ज़ाम में लिखिएगा तो उसको ऐसे लिखिएगा कि एलिमेंट में दो चीज़ें बेसिकली होती हैं, एक एक्टसरिया होता है, एक मेंसरिया होता है। इसको आप डिस्क्राइब करिएगा और डिस्क्राइब करने के बाद में ये जो ग्राफ है वो आप यहाँ पर मेंशन करिएगा। तो बाकी अब ये आप जो ग्राफ है उसको आप छाप दीजिएगा और इसको आप समझ में लीजिए क्या, ताकि आपको मतलब काफ़ी टाइम आता है कि एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, दो जो पॉइंट हैं मेंसरिया, वो इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही डीप में, क्योंकि यही दो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। और बाकी ये जो तो नॉर्मल चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको समझना। यही जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, बुरी नीयत और कार्य या चूक, ठीक है। कार्य या चूक बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा है गलत कार्य, ठीक है। तो इसकी चीज़ें ये भी आ जाती हैं। चलिए, तो आप वो लिखिएगा, उसके बाद में ये आप जो ग्राफ है उसको भी आप यहाँ पर छाप दीजिएगा, तो जो एग्जामिनर रहेगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को पता है कि क्या है आखिरकार जो एलिमेंट है वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई गलत कार्य हो रहा है तो कोई इंसान ही करेगा, तो इसीलिए एक इंसान का होना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वह इंसान क्या करे कि दूसरे को चोट पहुँचाए। चोट आपको पता है चोट कैसे पहुँचाई जाती है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से वाकिफ़ हैं, ठीक है। चोट पहुँचाना किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। कोई आदमी किसी को क्या नाम है मार दिया, ठीक है, चाहे वो पत्थर से मारा चाहे हाथ से मारा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कवर होती हैं चोट पहुंचाने में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चोट पहुंचाना हो गया, एक इंसान रहेगा, दूसरा चोट पहुंचाएगा, ठीक है। और क्या नाम है जब वो चोट पहुंचाएगा तो कोई एक्ट करेगा, ठीक है, जो इसके एक्टसरिया में कवर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वो चोट पहुंचाता है तो उसका कुछ इरादा, कोई मेंसरिया, कोई माइंड में चीज़ें चलती हैं कि भाई हाँ हमको इसलिए इसको मारना है, इसलिए, ठीक है। तो जो अंदर की जो गिल्टी माइंड है, ठीक है, जो गिल्टी माइंड है, गिल्टी इंटेंशन है उसका, वो आ जाती है बुरी नीयत, ठीक है। कि इसके नीयत में ही खोट था, ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें इसके अंतर्गत में कवर होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अपराध क्या होता है, अपराध के एलिमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। अपराध के सभी जो डिफिनेशंस हैं वो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कवर किया, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे जो भी इसका लेक्चर सीरीज है बहुत जल्द ख़त्म करेंगे, ठीक है। बट आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट का करना हुआ तो वो लोग भी बताइएगा, ठीक है, किस तरीके से क्या इंप्रूवमेंट करना है। बाकी जो अगली जो नोट्स रहेगी वो लिखित नहीं रहेगी और वो क्या नाम है टाइप्ड रहेगी, तो वो काफ़ी ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोग ध्यान लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंसरिया को, ठीक है। मेंसरिया को अच्छे से कवर करेंगे, एक्टसरिया को करेंगे। उसके बाद में इसके अंतर्गत में जो केसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो मैं खोज करके लाऊंगा, और वो केसेस अगर आप मेंशन करेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। और लॉन्ग टर्म में भी आपको ये चीज़ें बेनिफिशियल होगी, ये भी ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।